बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से पाठ 2, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उनकी कहानी मंत्र। इसके पहले हमने जो है, ये आपका पाठ 2 है। इसके पहले हमने जो है मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ा था और उनके परिचय के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, उनका निधन, उनके जो है रचनाओं के बारे में, उनका प्रारंभिक नाम क्या था, मुंशी प्रेमचंद्र नाम उनका कैसे पड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। और आज के इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी का जो हमारा आज का पाठ है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, मंत्र कहानी जो है, ये कहानी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 है और लेखक हैं इसके जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई ये कहानी मंत्र। ठीक है, तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से जाकर जो है देख सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की ये जो कहानी है, मंत्र कहानी, चलिए शुरू कर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कहानी मंत्र। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही हृदय को झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी। दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन, पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई खुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का जो पात्र है हमारे, डॉक्टर चड्ढा है। संध्या का समय था, अर्थात शाम का समय था, और डॉक्टर चड्ढा जो है गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे, अर्थात सांझ का समय था। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चड्ढा, जिनका नाम बच्चों यहाँ दिया गया है, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ बच्चों एक खेल होता है जिसमें एक लकड़ी, एक स्टिक की सहायता से एक गेंद को जो है मारकर उसे छिद्र में जो है डालना होता है। तो डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा ही रहे होते हैं, शाम का समय होता है कि, और उनकी मोटर गाड़ी जो है तैयार खड़ी थी कि डॉक्टर साहब आएँ और जो है चलने को तैयार हो। मतलब बिल्कुल उनकी मोटर कार सामने ही खड़ी थी और वो खेलने जाने के लिए तैयार ही थे। तभी क्या होता है कि एक कहार जो है, एक कहार डोली लिए आता दिखाई दिया। एक कहार कहते हैं कुम्हार को बच्चों। एक कुम्हार जो है डोली लेकर आते हुए दिखाई दिया, जो कि डोली के पीछे पीछे लाठी टेकते हुए चल रहा था। यानी वो जो कुम्हार था, डोली आगे आगे थी, डोली के पीछे पीछे वो कुम्हार लाठी का सहारा लेते हुए, लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चल रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। अब क्या हुआ, जो डोली थी वो डॉक्टर साहब के जो औषधालय थी, जो डॉक्टरी थी, अर्थात जहाँ डॉक्टर चड्ढा जो है दवाइयाँ दिया करते थे, मरीजों को देखा करते थे, उस जगह पर आकर के वो डोली रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन, पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न दे। अब जो बूढ़ा व्यक्ति उस डोली के पीछे पीछे चल रहा था, उसने धीरे धीरे आकर के जो है पास से झांका, तो क्या देखा कि डॉक्टर साहब का जो घर था बहुत ही साफ सुथरा था। ऐसा साफ सुथरा ज़मीन कि उसको पैर रखते हुए भी भय हो रहा था, डर रहा था कि कहीं कोई घुड़क न दे, कोई डांट न दे। जैसा कि होता है बच्चों, घर पे अगर पोछा लगा हो, घर साफ सुथरा हो और हम गंदगी करें तो घर वाले डांट देते हैं। तो वैसे ही बूढ़ा जो है भयभीत हो रहा था कि जो है कोई घुड़क ना दे, इतनी साफ सुथरी ज़मीन थी। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ, और जो डॉक्टर चड्ढा थे वो सामने मेज पर ही खड़े थे। लेकिन डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा हुआ देखकर भी उस जो है बूढ़े व्यक्ति को हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। इतना जो है होता है। डॉक्टर ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। अब क्या हुआ, जैसे कि वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब चिक के अंदर से झांका तो गरज कर उन्होंने कहा, यानी गरजते हुए स्वर में, थोड़े वो सैल स्वर में उन्होंने गरज के कहा, कौन है और क्या चाहता है?
इस तरह से उन्होंने गरज कर पूछा, कौन है और क्या चाहता है? वो बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और जो मेरा लड़का है वो कई दिन से, अब यहाँ बच्चों देखिए जो है डॉट 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 लगा है, इसका मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ अपना वाक्य कह ही रहा होता है। ठीक, कि वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा लड़का कई दिनों से, इतना कह ही रहा होता है वो व्यक्ति कि तभी डॉक्टर चड्ढा बोल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। अब जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है ऐसा कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये मेरा लड़का कई दिनों से, कहने ही वाला होता है कि ये कई दिनों से बीमार है, लेकिन तभी डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर साहब जो थे अपना सिगार जलाते हुए, सिगार बच्चों एक धूम्रपान जो है सिगरेट की तरह होता है, खासकर जो है पुराने समय के लोग जो है सिगार पीना पसंद किया करते थे। तो डॉक्टर चड्ढा अपना जो है सिगार जलाते हुए कहते हैं कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते हैं, ऐसा डॉक्टर चड्ढा ने कहा। जब इतना कहना था डॉक्टर चड्ढा का, तो जो है बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर रख दिए और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। अब क्या हुआ, घुटने टेक ऐसा कहा डॉक्टर चड्ढा ने कि कल सवेरे आओ, इस वक्त हम मरीज नहीं देखते, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने घुटने टेक दिए, अर्थात घुटनों के बल बैठ गया और जो है दुहाई करने लगा, विनती करने लगा, अनुनय विनय गिड़गिड़ाने लगा कि सरकार, मेरा लड़का मर जाएगा, 4 दिनों से इसने आंखें नहीं खोली, और वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर चड्ढा अपनी कलाई पर नज़र दौड़ाते हैं, अर्थात वो बूढ़ा व्यक्ति जो है गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर चड्ढा से कहता है कि उसके बच्चे को देख लें। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, केवल 10 मिनट और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। अब जब वो बूढ़ा व्यक्ति कह ही रहा होता है कि डॉक्टर साहब जो है, मेरे बच्चे ने 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं, तभी डॉक्टर चड्ढा अपनी कलाई पर नज़र डालते हैं और घड़ी देखते हैं। घड़ी देखकर उन्हें पता चलता है कि केवल 10 मिनट और शेष बचा है, और वो अपनी गोल्फ स्टिक की जो वो खूंटी से उतारते हैं। मैंने बच्चों पहले ही बताया आपको कि गोल्फ एक लकड़ी से खेला जाने वाला एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, ठीक है ना, जिससे गोल्फ खेला जाता है, जो कि लगभग हॉकी से मिलती जुलती है, लेकिन वो हॉकी नहीं होता। तो उन्होंने अपनी गोल्फ स्टिक को खूंटी से उतारा और फिर से जो है उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि कल आओ, कल सवेरे आओ, ये हमारे खेलने का समय है, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते। अब जब इतना कहना था, तो बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा, हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा रहा है, हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे, सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। अब क्या हुआ, जैसे ही डॉक्टर चड्ढा अपनी गोल्फ स्टिक लेकर चलने को तैयार हुए, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतार कर जो है डॉक्टर चड्ढा के चौखट पर, उनके दरवाजे पर रख दी और कहा, हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख लीजिए, नहीं तो मेरा लड़का हाथ से चला जाएगा, हुजूर, मेरे 7 बच्चे थे और 7 बच्चों में केवल यही एक बच्चा मेरा बचा है, अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। अब हम दोनों आदमी कौन? तो वो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी, कि हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे, आपकी बढ़ती हुए, अर्थात आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हे दीन बंधु, हे गरीबों के मित्र, हे डॉक्टर साहब, कृपया मेरे बच्चे को एक नज़र देख लीजिए। ऐसे वो जो है बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा की चौखट पर अपनी पगड़ी उतार कर जो है बोलता है। ऐसे आगे क्या हुआ, ऐसे उजड़ देहाती प्रायः यहाँ रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनते। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। अब क्या हुआ कि अब ऐसे उजड्ड व्यक्ति, ऐसे जो है उद्दंड लोग प्रायः आया करते थे, अर्थात डॉक्टर चड्ढा का ऐसे लोगों से प्रायः जो है नाता पड़ता था, ऐसे लोगों से प्रायः उनका जो है मुलाकात होता था, जिनको मना कर देने पर भी वो अपने ही रट लगाते थे और किसी की नहीं सुनते थे। इसीलिए डॉक्टर चड्ढा ने उस बूढ़े व्यक्ति को ज़्यादा नहीं समझाया, उन्होंने केवल अपनी चिक उठाई और मोटर की कार की तरफ चले। बूढ़ा उनके पीछे पीछे कहते हुए चल रहा था कि सरकार जो है बड़ा धर्म होगा, अगर दया कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में हमारा कोई नहीं है, अर्थात आप एक नज़र केवल मेरे बच्चे को देख लीजिए। ऐसा कहते हुए बूढ़ा भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने
जो है उसकी एक ने सुनी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुड़कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। अब बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलने लगा कि डॉक्टर साहब की एक नज़र केवल देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उस बूढ़े आदमी की तरफ अपना मुंह फेर कर भी नहीं देखा। वो अपनी मोटर पर बैठे और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि कल सवेरे आना, और इतना कहकर वो चले गए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद उसे अब विश्वास न था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। अब क्या हुआ, मोटर चली गई और बूढ़ा व्यक्ति जो था वो कई मिनट तक वहाँ खड़े निश्चल मूर्ति की भांति खड़े होकर के सोचने लगा। अर्थात उनकी मोटर को ही देखते हुए सोच रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं। अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद अर्थात अपने मनोरंजन, अपने खेल कूद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। इस संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। शायद उस व्यक्ति को अब विश्वास हो रहा था कि सभ्य संसार के लोग इतने निर्मम और इतने कठोर होते हैं। जो व्यक्ति सभ्य होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो इतने निर्मम, इतना कठोर होता है, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति को अनुभव हो रहा था। क्योंकि ऐसा मर्म भेदी कहते हैं बच्चों, जो हृदय को जो है बेध दे, अर्थात हृदय को जो है मर्माहत कर दे। ऐसा मर्म भेदी अनुभव उस बूढ़े व्यक्ति ने आज तक कभी नहीं किया था कि भला पढ़ा लिखा एक व्यक्ति अपने आमोद प्रमोद, अपने खेल के आगे किसी की जान की परवाह न करे। आगे क्या हुआ बच्चों, शायद नहीं, यहाँ इस लाइन से चलते हैं। वह अपने पुराने जीवों में था, वह उन पुराने जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार थे। अब क्या होता है बच्चों कि बूढ़ा व्यक्ति स्मृतियों में खो गया कि पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे होते हैं, इतने निर्मम, इतने कठोर। उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया। वह अपने पुराने जीवों में था, अर्थात पुराने ज़माने के लोगों में था। पुराने ज़माने के लोग कैसे थे कि यदि कहीं आग लगी हुई है तो सब दौड़कर जो है पानी लेकर दौड़ते थे बुझाने के लिए। नहीं जानते कौन है, उनसे परिचय नहीं है, फिर भी उनकी सहायता के लिए दौड़ते थे। ऐसे व्यक्तियों में था। जो मुर्दों को कंधा देने, अर्थात जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको कंधा देने के लिए और किसी का छप्पर उठाने के लिए। जैसा कि गाँव में होता है बच्चों, लोग जब मढ़ा, अगर आप जानते हैं मढ़ा जब बनता था लोगों का, तो जब छप्पर उठाने की बारी आती थी तो गाँव के कई लोग जो है इकट्ठे हो जाया करते थे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों में से था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। अब क्या हुआ, जब तक तो मोटर दिखाई दे रही थी तब तक वो बूढ़ा टकटकी लगा के, यानी एक बिल्कुल ध्यान निगाह से देख रहा था कि शायद हो सकता है अब डॉक्टर साहब वापस आ जाएँ, शायद हो सकता है अब डॉक्टर साहब वापस आ जाएँ। लेकिन डॉक्टर साहब के लौटने की कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर साहब तो अपना गोल्फ खेलने के लिए चले गए। फिर क्या हुआ, उस कुम्हार ने अपनी डोली को उठवाई और वह डोली जिस ओर से आई थी उसी ओर वापस चली गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने खूब नाम सुना था डॉक्टर चड्ढा का, और कई जगहों से निराशा लगने के बाद, अर्थात कई जगह से निराश होने के बाद, कई डॉक्टरों के जवाब देने के बाद डॉक्टर चड्ढा का बड़ी तारीफ सुनी थी और वो डॉक्टर चड्ढा के पास अपने बच्चे को लेकर आया था। और जब उसे यहाँ से निराशा मिली, अर्थात डॉक्टर चड्ढा ने भी उसे नहीं दिखा, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने किस्मत ठोक ली। किस्मत ठोक ली अर्थात बच्चों, उसने किस्मत में यह तय कर लिया कि अब जो भी होगा स्वीकार, चाहे मेरा बच्चा मर जाए चाहे जीवित रहे। उसी रात को आगे क्या हुआ बच्चों, आगे चलेंगे कहानी पे। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आगे क्या हुआ, उसी रात को
उसका हँसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। क्या हुआ उसी रात, जिस रात जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा के यहाँ अपने बच्चे को दिखाया था, उसी रात क्या हुआ, उसका 7 साल का जो बालक था वो अपनी बाल लीला करते हुए अर्थात क्रीड़ा करते हुए संसार से सिधार गया, अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति का वो जो बच्चा था वो मर गया। माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। उसका मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएँ-भाएँ करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। अब क्या हुआ, जब उनका जो है वो 7 वर्ष का छोटा-सा बालक वह मर गया, तो उस बूढ़े व्यक्ति के, उन बूढ़े माँ-बाप के जीवन का यही एक आधार था, यही एक सहारा मात्र था। इसी का मुँह देखकर तो वे जीते थे और आज इस दीपक के बुझते ही अर्थात इस बच्चे के मर जाते ही उनकी जो अंधेरी रात थी वो भाएँ-भाएँ करने लगी। अर्थात वह अंधेरी रात उनके लिए और भी भयावह और भी दुखदाई हो गई जब उनके बच्चे का निधन हो गया। लेखक बताते हैं कि बुढ़ापे की इस विशाल ममता के टूटे हृदय से निकलकर अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगे, अर्थात उस अंधकार में उनका जो विशाल ममता का हृदय था वह टूट गया और उस अंधकार में जो है आर्त स्वर में, आर्त स्वर कहते हैं बच्चों बड़ी ही करुणा रूपी, करुणा का जो विलाप होता है, दुख से जो है दुख से जो है आर्त स्वर में वो विलाप करने लगे, क्योंकि उनका जो है वह बच्चा भी इस संसार से सिधार गया। तो बच्चों हमारी कहानी का ये पहला अंश था, जहाँ हमने जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो डॉक्टर चड्ढा के पास इलाज के लिए जाता है, परंतु डॉक्टर चड्ढा जो है उस बच्चे का इलाज नहीं करते, क्योंकि वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं। आगे हमारी कहानी चलती है बच्चों, आगे हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अब क्या हुआ, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था, इस समय से वह जॉबर भी न टलते थे। अब क्या हुआ बच्चों, इस घटना को हुए अर्थात इस बूढ़े व्यक्ति की जो घटना थी, इस घटना को हुए कई साल बीत गए और इन जो है सालों में डॉक्टर साहब ने खूब यश कमाया, खूब धन कमाया, खूब पद प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा, जो कि एक असाधारण बात थी। अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जैसे कि डॉक्टर चड्ढा ने रखा। और ये उनके नियमित जीवन का ही आशीर्वाद था, अर्थात उनके नियमित जीवन, नियमित खान-पान की शैली, उनके नियमित जो है व्यायाम का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से वो 50 वर्ष की अवस्था में भी चुस्त और फुर्तीले थे, जो युवकों को भी लज्जित करते। अर्थात 50 वर्ष की अवस्था में भी वो एक नए 25 वर्ष की अवस्था के युवक को भी लज्जित कर दे, उनके शरीर की फुर्ती। इस प्रकार से वो चुस्त तंदुरुस्त थे। उनके हर काम का समय नियत था, अर्थात प्रत्येक कार्य वो अपने एक निर्धारित समय पर किया करते थे, अर्थात जिस काम को करने का जो समय निर्धारित है उस काम को उसी समय पर किया करते थे। इस नियम से जॉबर भी न टलते थे, अर्थात जिस काम के लिए जो नियम निर्धारित है, जो समय निर्धारित है, उससे थोड़ा सा उस नियम से जो है जौ के बराबर भी उस नियम का जो है उस नियम का जो है जौ बराबर भी जो है अवहेलना नहीं किया करते थे, अर्थात उस नियम की उपेक्षा नहीं करते थे, बिल्कुल नियम से हर कार्य को किया करते थे। बहुधा लोग, आगे चलते हैं बच्चों, बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई थी, इसलिए श्रीमती चड्ढा अभी भी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वह माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुख मंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। अब क्या हुआ बच्चों, जो डॉक्टर चड्ढा थे उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी खूब ध्यान रखा, खूब धन भी कमाया, खूब जो है यश भी कमाया और उन्होंने जो है अपने स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखा। बहुधा लोग जो है स्वास्थ्य के नियमों का पालन तब करते हैं जब ये रोगी हो जाते हैं। लेखक बताते हैं, ख़ास तौर पर हम स्वास्थ्य के नियमों का तभी पालन करते हैं जब हम रोगी हो जाते हैं। तब हम बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर देते हैं, तब हम दवाई समय पर लेना शुरू कर देते हैं, तब हम जो है तमाम प्रकार की जो है
परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तब, बीमार पड़ने से पहले हम नियम का पालन नहीं करते, इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। अ, जब रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे, यानी उपचार और संयम को जो है वो भली-भाँति जानते थे डॉक्टर चड्ढा। इसलिए उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी, अर्थात इसीलिए उन्होंने अपनी संतान संख्या भी कम रखी, उनके बच्चे भी कम थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे, डॉक्टर चड्ढा के, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर चड्ढा के केवल 2 ही बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। उनकी कोई तीसरी संतान नहीं थी, इसलिए जो श्रीमती चड्ढा थीं यानी उनकी पत्नी, वो अभी भी जवान मालूम होती थी। डॉक्टर चड्ढा के केवल 2 ही बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, जिसकी वजह से डॉक्टर चड्ढा और उनकी जो पत्नी थी श्रीमती चड्ढा, वो भी अभी भी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, यानी डॉक्टर चड्ढा की जो लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी भैया, वो अपने जो है ससुराल में रहती थी। और जो लड़का था वो कॉलेज में पढ़ता था, यानी डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का था वो कॉलेज का विद्यार्थी था। वो माता पिता के अपने जीवन का आधार था, यानी अपने माता पिता के जीवन के लिए वही एक सहारा था। शील और विनय का पुतला, अर्थात विनय और शीलता का बिल्कुल पुतला। बड़ा ही रसिक था, बड़ा ही उदार, अब विद्यालय का गौरव था और युवक समाज की शोभा था। और उसके जो मुखमंडल है, उसके मुखमंडल से तेज की एक छटासी निकलती थी। और आज उसी की 20वीं सालगिरह है, अर्थात आज डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का है वह 20 साल का हो गया है और आज उसका 20वां हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, अर्थात उसका 20वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था, आमोद प्रमोद का साधन भी जमा था। अब क्या हुआ, 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। आज डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का था 20 वर्ष का हो गया था, तो आज उसकी 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और संध्या का समय था और हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी, अर्थात जो कमरे में जो है, जो उनके मकान का जो बागीचा था, गार्डन था, वहाँ हरी हरी घास थी और उस हरी हरी घास में कुर्सियाँ बिछी हुई थी। और जो शहर के रईस और हुक्काम थे, यानी अमीर लोग थे, वो एक तरफ, और कॉलेज के जो छात्र थे, यानी जो डॉक्टर चड्ढा के लड़के के मित्र थे, वो दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रहे थे। और बिजली के प्रकाश से सारा जो मैदान था वो जगमगा रहा था, बिजली के प्रकाश से सजा हुआ था। आमोद प्रमोद का सामान भी था, अर्थात खेल कूद गीत गाने के का जो है सामान भी, जैसा कि बर्थडे वगैरह में आजकल डीजे इत्यादि बजाया जाता है, तो इसी तरह वहाँ पर भी आमोद प्रमोद के भी साधन थे। छोटा सा प्रहसन खेलने छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी, एक छोटा सा गेम खेला जाने वाला था जिसकी तैयारी थी। जैसा कि बच्चों होता है, लोग अक्सर जो है शादियों में या जो है बर्थडे पार्टियों में छोटा सा कोई गेम या कोई डांस, कोई ना कोई जो है अमोद प्रमोद की क्रीड़ा करते हैं, तो इसी प्रकार का एक छोटा सा प्रहसन, छोटा सा खेल खेला जाने वाला था। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, यानी प्रहसन जो था वो स्वयं कैलाश नाथ ने ही लिखा था। तो बच्चों, कैलाश नाथ कौन है, इस पर आप ध्यान देंगे। कैलाश नाथ कौन है? कैलाश नाथ डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम है, ये उसका नाम है कैलाश नाथ, ठीक है ना, जो कि 20 साल का हो गया और आज उसका जो है बर्थडे है। तो कैलाश नाथ ने प्रहसन लिखा था, वही मुख्य एक्टर था। इस समय वह रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना, तो कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। अभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे, बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दो। अब क्या हुआ बच्चों कि प्रहसन जो था वो स्वयं कैलाश नाथ ने, डॉक्टर चड्ढा के बेटे ने लिखा था और वही इस प्रहसन का मुख्य एक्टर भी था। और इस समय जो कैलाश था उसने एक रेशम की, अर्थात रेशमी जो है कमीज पहन रखी थी, रेशमी रंग का जो है कमीज पहना था और सिर पर उसके कुछ नहीं था, सिर रंगे थे और पाँव में भी नंगे, अर्थात पाँव में भी कोई जूता या चप्पल इत्यादि नहीं था। और वो मित्रों की आवभगत में, मित्रों की जो है देखभाल में लगा हुआ था। किसी को केक, किसी को कोल्ड ड्रिंक, किसी को जो है खाने की सामग्री इत्यादि जो है आवभगत कर रहा था। कोई पुकारता, इधर आओ कैलाश, कोई उधर पुकारता और कैलाश इधर उधर जो है कभी इनके पास कभी उनके पास
जो है दौड़ रहा था। कोई कहता कि क्या उधर ही रहोगे, इधर नहीं आओगे? इस तरह से जो है सभी उसको छेड़ रहे थे, चुहल कर रहे थे उसके साथ, अर्थात उसके साथ उसको जो है थोड़ा-सा जो है छेड़ते हुए चुहलबाजी कर रहे थे। उसके पास ज़रा दम मारने का समय भी नहीं था कि तभी सहसा अचानक एक रमणी आकर पास रुकी। रमणी कहते हैं बच्चों युवती को, एक जो है सुंदर युवती जो है आके कैलाश के पास रुकती है और वो कैलाश से कहती है कि तुम्हारा साँप कहाँ है, ज़रा दिखाओ तो। अर्थात कैलाश को से जो है उसका साँप दिखाने के लिए जो है वो कहती है। एक रमणी कैलाश के पास आती है और उससे साँप दिखाने का आग्रह करती है। कैलाश ने उससे कहा, अब जब वो जो रमणी थी, जो महिला थी, कन्या थी, उसने जब कैलाश से साँप दिखाने को कहा तो उसने कैलाश ने कहा कि कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। अब जैसे उस जो है रमणी ने कैलाश से जो है साँप दिखाने को कहा तो कैलाश ने उससे हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर कहा कि मृणालिनी मुझे माफ़ करो, मैं कल दिखा दूंगा। अब जो कैलाश से साँप दिखाने का आग्रह कर रही थी उसका क्या नाम था बच्चों? मृणालिनी था। तो मृणालिनी ने जो है उससे साँप दिखाने के लिए कहा कि जो है साँप दिखाओ। मृणालिनी ने आग्रह हाँ, मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज़ कल-कल करते हो। अब मृणालिनी जब कैलाश ने मना कर दिया तो मृणालिनी ने फिर से आग्रह किया कि नहीं, नहीं, मैं तो आज मानूँगी नहीं, तुम्हें आज दिखाना ही पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूँगी, तुम रोज़ कल-कल करते हो, आज तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांप पालने का, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। अब क्या हुआ, मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, यानी कि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। अर्थात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर कि एक दूसरे के जो है वो जो है प्रेम में पगे हुए थे, एक दूसरे के जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। और तो और कैलाश को सांप पालने का शौक था, सांप पकड़ने का, सांप खिलाने और सांप नचाने का भी शौक था। और कैलाश ने तरह तरह के कई तरह के सांप पाल रखे थे और उनके स्वभाव के बारे में जानना, उनके चरित्र की परीक्षा करना और इत्यादि काम वो बहुत शौक से करता था। और अभी थोड़े ही दिन हुए थे उसने अपने विद्यालय में सांपों के बारे में जो है सांपों के मार्के का एक व्याख्यान भी दिया था, अर्थात जो है सांपों के बारे में एक लेक्चर भी जो है कैलाश ने दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। अब क्या हुआ कि उसने जब जो है सांपों का नाच भी दिखाया और उस पर व्याख्यान भी दिया तो प्राणी शास्त्र के जो बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान थे प्राणी शास्त्र के, वो उसका ये व्याख्यान सुन के दंग रह गए। और उसने ये विद्या एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी और सांपों की जड़ी बूटियों को जमा करने का तो मानो उसे मर्ज था, अर्थात कई प्रकार के सांपों की जड़ी बूटियाँ उसने जमा कर रखी थी। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था, यही व्यसन था। इस पर हज़ारों रुपए फूँक चुका था। मृणालिनी कई बार कह चुकी थी कि सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कस कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका यह आग्रह बेमौका था। अब क्या हुआ कि कैलाश को कई प्रकार की जड़ी बूटियों की संग्रह करने का जो है शौक था। इतना उसे पता चल जाए कि कोई जड़ी बूटी किसी के पास है तो फिर जब तक वो उस जड़ी बूटी को ले न ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। उसका ये नशा था, एक प्रकार से व्यसन का अर्थ होता है बच्चों नशा। उसको इस चीज़ का बिल्कुल नशा था कि किसी के पास भी अगर जड़ी बूटी है किसी सांप के कांटे की तो वो निश्चित जाता और लेता। इस कार्य पर उसने हज़ारों रुपए उड़ा दिए थे। और मृणालिनी आज कई बार आग्रह कर रही थी पर कभी सांप को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी जितना वो आज थी। यानी इससे पहले मृणालिनी कभी सांप को देखने के लिए इतनी ज़्यादा लालायित, इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, लेकिन आज जो उसकी उत्सुकता थी सचमुच वो जाग गई थी और वो कैलाश पर अपने अधिकार को दिखाना चाहती थी कि नहीं, आज मुझे तुम किसी भी हाल में सांप दिखाओ ही दिखाओ। लेकिन उसका ये जो आग्रह था ये बेमौका था, अर्थात ये तो पार्टी जो है का जो है वो जन्मदिन की पार्टी थी, जन्मदिन का जो है उत्सव था, तो इस समय जो है सांप दिखाने का आग्रह जो है बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन मृणालिनी चाहती थी कि उसे सांप दिखाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कहाँ चल हमारी स्टोरी।
उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ देखकर सांप चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इस बात का उसे ज़रा भी ध्यान ना आया। अब क्या हुआ कि जब सांप को निकाला जाएगा तो उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी और भीड़ को देख कर के सांप जो है किस तरह से सांप को देख कर लोग किस तरह चौंक जाएंगे। और इतनी रात गए उस सांप को छेड़ना, ये बात ठीक नहीं। इस बात का जो है मृणालिनी को ज़रा भी ध्यान नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह नहीं दिखा भी न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं है। अर्थात मृणालिनी ने जब फिर से आग्रह किया तो कैलाश ने फिर उसे मना किया कि नहीं नहीं, मैं कल दिखा दूंगा, क्योंकि इस समय कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं है और इस समय रात के समय मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें सांप को कल दिखा दूंगा। इतना कहना था, तभी एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। अब क्या हुआ कि एक महाशय तभी उसमें से थे जो कि कैलाश के मित्र ही थे। उन्होंने जो है छेड़ते हुए कहा कि दिखा क्यों नहीं देते, ज़रा सी बात के लिए इतना ज़्यादा जो है टाल मटोल कर रहे हो। और मिस गोविंद अर्थात जो है वो मृणालिनी से कहता है कि तुम बिल्कुल न मानना, देखते हैं ये सांप कैसे नहीं दिखाता है। तभी एक दूसरे महाशय भी होते हैं, वो दूसरे महाशय भी बोल पड़ते हैं। दूसरे महाशय ने और भद्दा चिढ़ाया कि मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। अब क्या हुआ, एक दूसरे महाशय थे, उन्होंने और भी भद्दा चिढ़ाया कि मिस गोविंद अर्थात मृणालिनी इतनी सीधी सरल स्वभाव की मिजाज की हैं, इसीलिए तो आप उन्हें इतना सताते हैं। दूसरी कोई होती तो अभी उसका मिजाज बिगड़ जाता, अभी वो जो है तुरंत जो है बिगड़ जाती इस बात पे। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है। मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांप का तमाशा देखना नहीं चाहती, चलो छुट्टी हुई। अब क्या हुआ, जब तीसरे साहब ने भी कहा कि अजी बोलना छोड़ देती, अर्थात उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो जो है उन्होंने कहा कि इस बात का आप पे दावा है। मृणालिनी ने जब ये देखा कि लोग मुझे जो है शोहदे पर जो है चढ़ा रहे हैं, रंग चढ़ा रहे हैं, अर्थात मुझे जो है भड़का रहे हैं सांप दिखवाने के लिए, तो उसने कहा कि मेरी वकालत करना आप लोग बंद कीजिए, मैं अपनी वकालत खुद कर लूँगी और इस वक्त मुझे सांप देखना भी नहीं है, चलो छुट्टी हुई। अर्थात मुझे सांप अब नहीं देखना है। आगे क्या हुआ बच्चों, इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। अर्थात जब ऐसा कहा मृणालिनी ने कि मुझे सांप नहीं देखना है, चलो छुट्टी, तो जितने भी मित्र थे सब हंसने लगे। मित्रों ने ठहाका लगाया और एक साहब बोले, एक मित्र ने कहा कि देखना तो सब कुछ आप चाहती हैं, पर कोई दिखाए तब ना। यानी देखने का मन तो है, सांप देखना चाहती हूँ, लेकिन कोई दिखाए तब ना। यानी इधर जो है कैलाश तुम्हें सांप दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए तुम कह रही हो कि मुझे देखने का मन नहीं है। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर, अब क्या हुआ कि जैसे ही जो है कैलाश ने देखा कि मृणालिनी की झेपी हुई सूरत, अर्थात उसको जो है मना करना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने जो है मृणालिनी की जो है उतरे हुए चेहरे को देखा और उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही प्रतिभोज समाप्त हुआ, अर्थात रात्रि का जो भोजन था जैसे ही समाप्त हुआ, तो जो है कैलाश ने तुरंत जो है ले जा कर के मृणालिनी को और अपने अन्य मित्रों को जो है उस जो है के सामने रख दिया। अर्थात सांप का जो दरबा था, दरबा कहते हैं बच्चों जिसमें सांप को रखा जाता है, अर्थात उस दरबे के सामने ले जाकर के मृणालिनी और अपने अन्य मित्रों को रख दिया और ले जाकर जो है वहाँ पर महुअर बजाना शुरू कर दिया। अब महुअर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आप, महुअर कहते हैं बीन को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सांपों को जो है, सांपों के लिए जो लोग होते हैं, सांप पकड़ने वाले मदारी या जो भी लोग होते हैं, वो बीन बजाते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि उस बीन की धुन पर जो है सांप नाचता है, जो कि ये बात सत्य नहीं है। तो अब जो है कैलाश ने क्या किया, अपने मित्रों को और मृणालिनी को साथ में लिया और ले जाकर सांप के दरबे के आगे उन सबको लेके गया और सांप के दरबे के आगे ले जाकर के जो है उसने महुअर बजाना शुरू किया। महुअर कहते हैं बच्चों बीन को। महुअर बजाना शुरू किया, फिर एक एक खाना खोलकर सांपों को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े मकोड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी
बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से दिखा दो। अब क्या हुआ कि कैलाश अपने तमाम मित्रों को लेकर के गया उनके सामने और महुअर बजाना शुरू किया और एक एक दरबे के डब्बे को खोलकर उसने एक एक सांप को जो है बड़ी चाव से बड़ी जो है दिखाना शुरू कर दिया कि वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि ये जो छोटे छोटे कीड़े थे उसकी एक एक बात को मान रहे थे और उसके एक एक हाव भाव को समझ भी रहे थे। किसी को वो उठा लेता, किसी को गर्दन में डाल लेता और किसी को जो है अपने हाथों में लपेट लेता और मृणालिनी उसे बार बार मना करती कि सांपों को गर्दन में मत डालो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टोका कि दांत तोड़ डाले होंगे। अब क्या हुआ, कैलाश जो है बारी बारी करके एक एक जो है सांप दिखाता गया, किसी को गर्दन में डालता, किसी को हाथों में लेता, किसी को जो है हाथों में लपेट लेता। मृणालिनी के बार बार मना करने पर भी जो है वो ऐसा कर रहा था। मृणालिनी को अपने पर पछतावा होने लगा कि मैंने व्यर्थ में ही इसे सांप दिखाने के लिए कहा। अब कैलाश को, लेकिन कैलाश एक भी न सुनता, क्योंकि अपनी प्रेमिका के सामने, मृणालिनी के सामने ऐसे सांपों का प्रदर्शन करने का उसे जो है दोबारा अवसर नहीं मिलता। इसीलिए जो है वो ऐसा कर रहा था, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए। तभी एक मित्र ने टीका किया, अर्थात एक मित्र ने टोका कि ज़रूर दांत तोड़ डाले होंगे, यानी दांत तोड़ दिया होगा तभी जो है गले में डाल रहे हो, तभी हाथ से पकड़ रहे हो, ठीक है ना। तो दांत तोड़ के जो है तो कोई भी पकड़ सकता है। तो इस तरह जो उस मित्र ने टीका किया कि ज़रूर दांत तोड़ डाले होंगे। तो बच्चों आज का हम जो है अपना ये पाठ यहीं तक के लिए करते हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है और इसको हम, इसका जो अगला भाग है उसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जो है यानी यहाँ तक जो है ये पाठ कंप्लीट कर लिया है कि ज़रूर दांत तोड़ डाले होंगे, यहाँ तक। तो अब इसके बाद जो कैलाश ने हंसकर कहा, यहाँ से जो है हम इसके सेकंड पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इस पार्ट को जो है पूरा करेंगे, क्योंकि अगर इसी में अगर इसे पढ़ा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर और अपलोड करने में जो है समस्या होगी। इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में करके पढ़ेंगे। तो ये इसका जो है पहला भाग था और इसके दूसरे भाग को हम जो है जल्द ही पढ़ेंगे और आपको जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें।